सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम विश्वास है। ये हैं रंगापारा, आसाम से इनकी कुंडली इन्होंने भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा सबसे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में विद्वान उसे कहा है जो वेदों को समझने वाले हैं। वेद वेत्ताओं को विद्वान कहा जाता है और धार्मिक उन्हें कहा जाता है जो सज्जनता का परिचय देते हैं, जो सज्जन हैं। क्लियर है? आज आपको यही दो बात मैंने बताई। विद्वान किसे कहते हैं? जो वेदों के आधार पे अपना जीवन जीते हैं। और धार्मिक किसे कहते हैं? जो सज्जन है। इस आधार पे ही आप अपनी परिभाषा भी गठित कर सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं, विद्वान या फिर धार्मिक, सज्जन हैं या वेदवेत्ता हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको विषय पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली, ये मैंने कहा आसाम से कुंडली आई है। वैशाख माह में इनका जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति तार्किक और अति संवेदनशील होता है, बहुत जल्दी किसी चीज से प्रभावित होने वाला। इनका जन्म उत्तरायण में हुआ है। इस वजह से भगवान सूर्य का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता रहता है और पिता का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल जाता है। कृष्ण पक्ष ग्रीष्म ऋतु के षष्ठी तिथि के जन्मे होने से व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बाधाएं नहीं होती और ग्रीष्म ऋतु में होने के कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने पे धन बचता है। अपने जन्म स्थान से अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो आपको अपने अगर ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, गर्मी के दिन में अगर आपका जन्म हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी व्यापार या नौकरी वगैरह जो भी करना हो, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के करिए। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा होते हैं शुभ ग्रह। ऐसी अवस्था में धन लगातार एक जैसा आता है। व्यक्ति को व्यापार से ज्यादा नौकरी करने पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ये कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न में ही चर प्रकृति की राशि बनी है। घुमावदार, घूम करके, घुमंतु और कई तरह का कारोबार करने का मन व्यक्ति को आसानी से करता रहेगा। रविवार के जन्मे होने से पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समरप्रिय पीत वर्ण की होती है गोराई। चतुर होता है, लड़ाई करने वाला होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लड़ाका है, पर वो अपनी परिस्थितियों से लड़ करके उन पे विजेता बनता है और उनको विजित हो जाता है। मतलब वो उससे जीत जाता है, कहने का अर्थ है। इनका जन्म उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र, शुक्ल योग में जन्मे हैं। बहुत बढ़िया है। गर, कर्ण, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होंगे ये। इस आधार पर एक बात कह दूं, व्यक्ति व्यापारिक विचारधाराओं से युक्त है और मनुष्य गण के होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, प्रमाद, आलस्य ये सब भरा पड़ा है। लालच भी है, पर दया भी है, क्षमाशीलता भी है और बुद्धिमान भी है, तार्किक बुद्धि है। मैं समझता हूं कि इन सबका प्रभाव व्यक्ति को आसानी से मिलता रहा है। एक बहुत अच्छी बात इनकी कुंडली में जो मैं समझा रहा हूं कि व्यक्ति का जन्म सूर्य के नक्षत्र में हुआ है। सूर्य के नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति को ताप संताप तो लगा रहता है। भविष्य को लेकर के वो चिंतित हमेशा ही रहता है। जानने की इच्छा उसकी कभी खत्म नहीं होती है और यही समस्या इनको हमेशा लगी रहती है। इस कुंडली में सबसे जो अच्छी बात है कि वो इनकी कुंडली में चंद्रमा जो शुभग्रह बने हैं और बेहतर परिणाम देने वाले बन रहे हैं। कुंडली पे लेके आता हूं। इनकी कुंडली कर्क लग्न की है भगवान, और कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश लग्न को देख रहे हैं। आपकी भी कुंडली में आपको बस ये याद रखना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि पंडित जी ज्योतिष मुझे नहीं आता है या फिर मैं ज्योतिष नहीं समझता हूं। आप लोगों को एक गहरी बात बताता हूं। ज्योतिष में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। मेष राशि के अधिपति मंगल, वृषभ राशि के अधिपति शुक्र, मिथुन राशि के अधिपति बुध, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा, सिंह राशि के अधिपति सूर्य, कन्या राशि के अधिपति बुध, तुला राशि के अधिपति शुक्र, वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल, वृश्चिक के बाद धनु राशि के अधिपति गुरु, मकर राशि के अधिपति शनि, कुंभ राशि के अधिपति शनि, मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति। ये सब अब इनके आप अंग्रेजी नाम याद कर लीजिए और बस आपको ये देखना है कि जिस भाव में ये आपका संपूर्ण ब्रह्मांड है जो 30-30 डिग्री के 12 अंशों में विभाजित है और प्रत्येक अंश को एक राशि का अधिपति, मतलब एक राशि प्रत्येक अंश में विराजमान होती है या फिर प्रत्येक अंश का अधिपति किसी एक राशि को बना दिया गया है।
अब इसमें ये 30 डिग्री की दूरी है, ब्रह्मांड की ये दूरी 30, ये दूरी 30, ऐसे करके 12 भागों में बांटा तो ये 360 हो गया। ब्रह्मांड चूंकि गोल है। कुछ महामूर्ख के धर्मशास्त्र में चपटी भी बता देते हैं लोग, ब्रह्मांड चपटा है ऐसे तो लोग हैं। तो ये गोल है। और उसके बाद क्या बात है कि कर्क लग्न की कुंडली, तो मैंने क्या कहा, कर्क राशि के अधिपति होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा को देखिए कि वो कहां बैठे, तो लग्न को देख रहे हैं सप्तम में बैठ करके। जो ग्रह जहां बैठता है वहां से ठीक 7वें घर को देखता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस भाव का अधिपति चंद्रमा, और उसने इस भाव को देख लिया। तो इससे ये फायदा होगा कि अब व्यक्ति की कुंडली में उसका व्यक्तित्व कभी भी विचलित नहीं होगा। कुछ लोग कई बार बुरे परिणाम करने से पहले उन लोगों को यह सोच लेना चाहिए ज्योतिष में कि अगर लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य और गुरु ठीक हैं, कौन कौन सी, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ये 5 चीजें अगर जन्म कुंडली में ठीक हैं तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी खराब नहीं होगा। महादशाओं के कारण हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आमूल चूल परिवर्तन के साथ कमजोर या मजबूत होता रहे, पर नेचुरली उसकी कुंडली कभी भी कमजोर और हतप्रभ और चिंतित होने वाली नहीं होती है। आप प्रत्येक लग्न की कुंडली में इन 5 लोगों को, इन 5 चीजों को अवश्य ही सबसे पहले देखा करिए। लग्न का अधिपति लग्न को देख रहा है और लग्न के अधिपति चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो व्यक्ति को कई बार हृदय क्षेत्र में परेशानी देती है और कई बार व्यक्ति को रक्त जनित बीमारी देती है। इस वजह से हमेशा ही, क्योंकि यहां पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली में पंचमेश होकर के उच्च के शनि के साथ बैठे हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए 7म भाव के अधिपति और 8म भाव के अधिपति के साथ पंचमेश बैठ रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, उच्च के ग्रह के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को एक नहीं कई घर दिलवाएंगे, लेकिन माता को थोड़ा बहुत रुग्ण और बेचैन बनाते हैं। इस कुंडली के आधार पे 2 पापग्रह सर्वाधिक केंद्र में और 3 शुभग्रह सर्वाधिक शुभग्रह केंद्र में, यानी कि लग्न में और केंद्र कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव के बढ़ जाने से व्यक्ति की कुंडली मजबूती की तरफ बढ़ेगी और थोड़ा सौम्य विचारधाराओं के साथ बढ़ेगी। मतलब अब वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला तो चलो ठीक है, पर उससे शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा नहीं होगी, मानसिक मेहनत वो कर लेता है। इसके अतिरिक्त आप जब देखेंगे तो इनकी कुंडली में लग्नेश लग्न को, तो व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी है, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का साधन, व्यक्ति की साधना, व्यक्ति की चिंता, व्यक्ति की चिंतन की प्रक्रिया, उसका व्यवहार कुशल होना, लोगों के साथ उसके संबंध, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, सबके साथ उसके संबंध बड़े ही कोमल और बड़े अच्छे होते हैं। 7म भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो व्यक्ति पत्नी को कभी रुष्ट नहीं करना चाहता और उसके पीछे 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 चलने वाला होता है। जो कह दे हाँ मालकिन, जो कह दे हाँ वही होगा, तो ऐसा चंद्रमा बना देते हैं। और चंचल मानसिकता का खुद भी होता है, स्वाद लोलुप होता है, जिह्वा को मीठी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, या फिर जो भी उसे अच्छा लगे वो खाना चाहता है, भोजन प्रिय होता है। तो ये शनि यहाँ उच्च के, मंगल और शनि का प्रभाव यहाँ पे घर में कभी कभी कलह का वातावरण, पर घर से दूर रहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। और ये शनि की दृष्टि यहाँ लग्न पे, शनि की दृष्टि गुरु पे, शनि की दृष्टि दशम स्थान पे, शनि की दृष्टि लग्न पे, यानी कि शनि की तीसरी दृष्टि जो यहाँ पड़ेगी वो व्यक्ति को पिता से सुख देगी। और दूसरी बात कि उसको सरकार से सुख मिलेगा। और यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें व्यक्ति को नौकरी आदि के क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा लाभ दे देती हैं। वहीं नीच दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेंगे तो पिता से कमजोरी, पर यह भाव पहले से बलवान है, क्योंकि 2 शुभग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति की मजबूत जो क्षमता है वो कभी भी उसको किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने देगी। क्लियर है? और लग्न पे दृष्टि अच्छी नहीं जाएगी, इस वजह से काम रुकेगा, विलंब से होगा, मतभेद बनेंगे, स्वास्थ्य कमजोर होगा, आलस्य और प्रमाद का प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य में और पत्नी के कारण कई बार शनि की दशा में, राहु की दशा में, चंद्रमा की दशा में, मंगल की दशा में मतभेद बनेंगे। स्वास्थ्य में और पेट से संबंधित समस्याएं बनती रहती हैं। गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति को होता रहता है, कई बार माथे का दर्द भी व्यक्ति को परेशान करेगा और हेडेक भी होती है। ये एक सामान्य बात है। आपको हमेशा ही रक्त से संबंधित बीमारियां न हो, इसके लिए जांच कराते रहने की आवश्यकता भी है। क्लियर है? धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लाभ में जाना और इस भाव के अधिपति का दशम में आना, इस वजह से चूंकि 11वें भाव में स्थिर राशि में सूर्य बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और वृषभ राशि स्थिर राशि है, तो अग्नि तत्व के ग्रहों का वृषभ राशि या स्थिर भूमि में, भूमि तत्व की राशि में बैठना तत्वता भेद हो जाता है। राहु के संग सूर्य का बैठना व्यक्ति पे कई बार बॉस का दबदबा रहता है,
और वो उनको लेकर के जी चुराने वाला भी हो जाता है। या कई बार सरकार से उस तरीके का फायदा नहीं होता, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, आत्मबल में कमजोरी और मतभेद की संभावना है, और कई बार हृदय क्षेत्र यहां भी थोड़ा बहुत परेशान और यहां भी थोड़ा बहुत परेशान, तो विलंब से चीजें मिलने की आशंका रहती है। पर एक बात जो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं, 36वें से बाद 38वें, 40वें, 42वें, 44वें, ये जो वर्ष होते हैं ये बड़े ही निर्णायक, मतलब इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सामान्य चीजें नहीं चलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें घटित होती रहती हैं। और वो जिज्ञासु होने के कारण, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठ करके लग्न को देख रहा है, तो आयु देने के साथ साथ व्यक्ति में बहुत ही गंभीरता और गंभीर चाल चलने वाला बना देता है। अति भावुक है, संवेदनशील है और गंभीर होना चाहता है पर हो नहीं पाता, ऐसा है। तृतीय भाव, और यहां पे सूर्य का प्रभाव ठीक है, अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं। मैं समझता हूं कि उनके पास ऊर्जा भी बहुत है। 5 डिग्री के बैठे हैं। सूर्य को अर्घ, रविवार को नमक, पीले पुष्प की माला और रक्त चंदन की माला गले में, और अगर हो सके तो इस कुंडली के आधार पे शनि का प्रभाव, मैं लग्न के आधार पे तो नहीं, नवांश के आधार पे तो नहीं, दशमांश कुंडली के आधार पे भी अगर बात कहूं तो थोड़ा कमजोर है, पर अभी की जो दशा चल रही है उसके आधार पे व्यक्ति को पुखराज धारण कर लेने की आवश्यकता है। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से पुखराज धारण कर सकते हैं। और एक बात बता दूं तो इस कुंडली में नौकरी हमेशा ही अच्छी रहेगी और शत्रु से कभी भी आप परेशान नहीं रहेंगे। यहां पे भी चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक होकर के आपको हमेशा ही आपके दुश्मनों से आपकी सुरक्षा करता रहेगा। कभी भी आपको उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेट आपको परेशान कर सकता है। तृतीय भाव के अधिपति होकर के दशम में ये व्यापार का योग लगाएंगे और यही ग्रह आपको व्यापार करवाएगा। अगर भविष्य में मन करे तो खाने पीने से संबंधित, अनाज से संबंधित और फलों से संबंधित, रीजनल चीजों से संबंधित, जो सीजन की चीज होती हैं, जो क्षेत्रीय चीजें हैं, उसको बेच करके व्यक्ति धन कमा सकता है। चावल, दाल, आटा, गेहूं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो को अभी जो दशा आने वाली है, गुरु की दशा जो चल रही है, और उसके बाद जो दशा आने वाली है, उसके आधार पर व्यक्ति बिल्डिंग से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित काम कर सकता है। और कई दफा तो व्यक्ति नौकरी में भी पदोन्नति को प्राप्त कर जाता है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तीसरा भाव जन्म कुंडली में पिता के साथ संबंधों को मजबूत और कमजोर में से कमजोर बनाने पे तुला है। वो सुख से युक्त है, पर उस पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि उस पर मंगल की दृष्टि अगर नहीं होती, शनि की नीच दृष्टि अगर प्राप्त नहीं होती, तो भाव समतुल्य नहीं होता। आधा फल मिल रहा है, 2 शुभ ग्रहों के कारण उसका आधा फल और भी बढ़ जाएगा। इस वजह से पिता के साथ मतभेद होने के बावजूद भी संबंध टिक जाता है। पिता का सुख इस कुंडली में है, मैं उसे कमजोर कभी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में अगर इस कुंडली में कारक ग्रह मारक ग्रह के साथ बैठेगा, मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, मारक ग्रह शनि के साथ बैठे हैं, और यहां पे मंगल का प्रभाव थोड़ा कमजोर ही हो रहा है। इस वजह से हमें शनि के प्रभावों को और मंगल के प्रभावों को संतुलित करने के लिए बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमत कवच का पाठ पढ़ना चाहिए, नारायण कवच का पाठ भी पढ़ना चाहिए। क्लियर है? चतुर्थ भाव में कमजोरी नहीं है, वो ठीक है। शुक्र, शनि, मंगल का प्रभाव जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ता है तो व्यक्ति एक से अधिक और बहुत सारे क्षेत्रों से धन कमाता है। पत्नी भी सुयोग्य और मधुर संबंधों वाली होती है। बाहर से कभी कभी उसमें कठोरता देखने को मिल सकती है, पर बाद में चल करके वो चीजें धीरे धीरे बिल्कुल ही व्यवस्थित। अपने धन वगैरह के बारे में कभी भी व्यक्ति को किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। संतान का सुख इस कुंडली में है और व्यक्ति कट्टर बात करता है, निस्संदेह बहुत ज्यादा अंधभक्त नहीं है, गंभीर बात करने की कोशिश करता है, गंभीर है और भावुक होकर के कई बार अपना नुकसान करेगा। ये एक सामान्य सी बात इस कुंडली पे मैं हर बार कहूंगा। पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, पंचमेश और पंचम भाव के अधिपति, जरा देखिएगा आगे गुरु बैठे हैं, इस भाव का बल वृद्धि होगा। ठीक इस भाव के अधिपति पीछे बैठे हैं, संतान का सुख, संतति में पुत्र दंपतियों का, पुत्र का सुख बहुत बढ़िया मिलता है, पत्नी का सुख बड़ा अच्छा मिलता है, संतति के नाम पे व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और मैं समझता हूं कि संतान भाव इनकी कुंडली में बहुत अच्छा बना है। राहु के संपर्क के कारण भी इसे कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि केंद्र के राहु, त्रिकोण के राहु खराब नहीं होते हैं, एकादशवें के राहु खराब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बात बताई थी पंचम, चतुर्थ, दशम और एकादशवें के राहु कभी खराब नहीं होते। इस कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से धन भी वो देंगे। एकादशवें भाव में शुक्र की राशि बनी, दशम स्थान में बैठा है, ये महाधनी योग बना देता है।
धन भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना महाधनी योग बना देता है। पंचम भाव पे सूर्य की दृष्टि व्यक्ति को ख्याति संपन्न बनाता है। और पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना और जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ जाना दाम्पत्य को प्रेम से युक्त रखता है और कई तरीके से धन अर्जन भी करवाता है। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ करके गुरु में बुध आएंगे 2025 के जुलाई से, आप व्यापार भी कर सकते हैं। छठवें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में देखें तो यहीं पे बैठे हैं, उस पे शनि की दृष्टि है और मैं समझता हूं कि इस भाव के अधिपति पे अगर शनि की दृष्टि है तो गौर करिए शनि कौन है, अष्टम और सातवें के अधिपति। छठवें भाव के अधिपति पे आठवें भाव के अधिपति जब दृष्टि डालेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कई बार काम रुकने का काम करेगा। उसके अतिरिक्त दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद भी बनेंगे और कभी कभी हालांकि वो प्रकट नहीं होता पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत सावधानी अपने दिनचर्या पे रखनी चाहिए। भोजन वही करना चाहिए जो आपको संतुष्ट करे और आपके ग्रंथ को संतुष्ट करे। और मैं समझता हूं कि यहाँ पे गुरु आपको मीठा पसंद बनाएंगे। यहाँ पे भी शुक्र बहुत अच्छे हैं, इस भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं, इस वजह से गड़बड़ नहीं है। और इस भाव का अधिपति शत्रुग्रही होकर के पंचम भाव को देख रहा है, जहां के अधिपति शनि जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि वो अपने अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं, खराब नहीं है। पर शनि और चंद्रमा के बीच में वहां पे डिग्री काफी ज्यादा है, विष दोष वगैरह का कोई प्रभाव नहीं होगा। कम्युनिकेशन गैप ना हो इसका ध्यान देना चाहिए। पत्नी आपकी अनुभवी है, अगर वो कुछ कहें तो मान लेना चाहिए। द्वितीय भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठी हैं, ससुराल से सुख भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे मंगल कम से कम आपकी कुंडली में इस भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति होकर के नवम भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं अपनी राशि पे। इस वजह से मैं समझता हूं कि जितने भी बड़े ससुराल में बड़े जो हैं उनके साथ आपके संबंध हमेशा ही ठीक रहेंगे। दशमांश कुंडली में गुरु और मंगल का एक साथ बैठना, दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, धन भाव में चंद्रमा का बैठना शत्रु है, इस वजह से बचा नहीं पाता है। राहु 12 में व्यय ज्यादा रहता है और कई बार धन कम लगने लगता है जब कभी भी व्यय कुछ करने चलते हैं तो। पर आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का योग बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में जमीन जायदाद से संबंधित खरीद बिक्री का काम बहुत अच्छा है, बिल्डिंग मटेरियल का काम बहुत अच्छा है, फलों का काम बहुत अच्छा है। इस कुंडली के आधार पे अगर मैं देखूं तो कर्म क्षेत्र में आप इसलिए कई बार एक्टिव या फिर कई बार आप मजबूत नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप संवेदनशील हैं और भावुक हैं और साथ ही साथ आप गलत नहीं करना चाहते हैं। इस मामले में ये कुंडली मजबूत है, इसी वजह से आपको कई बार बाकी के लोगों से आपको पीछे देखना पड़ता है या कई बार आप पिछड़ जाते हैं। पर मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, ईमान ना बिके तो सबसे अच्छी बात है और काम अगर चलता रहे तो फिर बहुत ज्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देते रहिए। एक बात पर कर दूं, अगर आगे कुछ करना होगा तो 2025 के जुलाई से कर लीजिएगा। इस कुंडली के आधार पे अभी संपूर्णतया गुरु की दशा है। 2034 से लेकर के 36 तक थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी और एक परेशानी आपकी कुंडली में आएगी गुरु में जब शुक्र आएंगे तब, यानी कि 2028 के 9वें महीने से 2031 के 5वें महीने तक करियर से संबंधित उस समय कोई समस्या होगी जिसके कारण नौकरी पे दाव पेच लगेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध में शनि का अंतर और गुरु में शनि और शनि में बुध और गुरु में बुध, वैसे गुरु में बुध का संबंध भी कई बार थोड़ा बहुत परेशान करने वाला होगा, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। योगों के आधार पे आपकी कुंडली में दशम भाव 7वां और 8वां कम से कम ठीक बना है। ये कई बार आपको घर में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं और कई बार पुरानी चीजों से संतुष्ट होना पड़ता है। पर वैसे चंद्रमा यहां बैठे हैं, बिगड़ने वाली कोई बात नहीं है। लग्न जहां बैठे, लग्नेश जहां बैठे, लग्न में जो राशि बन जाए वो कभी खराब नहीं होती है। मैं समझता हूं कि चतुर्थ स्थान में वो उच्च के होकर के बैठे हैं तो माता पिता, धन धान्य, सुख सौख्य, गंभीरता और दूरदृष्टता और साथ ही साथ व्यक्ति को कभी भी बड़े छोटे लोगों से, समाज के निम्न वर्ग से भी कभी भी नुकसान नहीं होता और हमेशा ही आपको नौकर चाकर का सुख मिलता रहता है। छत्र चमर व्यक्ति के पास होता है, भूमि और वाहन का सुख व्यक्ति के पास कमजोर कभी भी नहीं होता है। नवम भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना अपने भाव से यह ठीक रहेगा, अपने भाव से 4 घर पीछे, पर यह शुभग्रह होकर के बैठे हैं इस वजह से ठीक है। पर भाग्येश का 6वें भाव में जाना भाग्य को कमजोर करता है, लंबी बीमारी का खतरा देता है। इस वजह से पेट और ब्लड हमेशा ही चेक करिएगा, इस पे लेकर के कभी भी कोई रिस्क मत लीजिएगा। वैसे आपका अधिकार और आपके जो आपके हिस्से की जो चीज है वो आपसे कोई छीनेगा नहीं। नौकरी आपकी कुंडली में ज्यादा सुखदायक है। व्यापार में आप कभी कभी परेशान भी हो सकते हैं पर नौकरी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी।
दशम स्थान आपकी कुंडली में 2 शुभ ग्रहों के कारण और जन्म कुंडली में बुध जो जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं तृतीय भाव के अधिपति होकर के, कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो 2 अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते हैं। यहां रोक करके आपके लिए चर्चा कर दूं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल अच्छे होते हैं, शनि इस कुंडली के लिए मार्केश होते हैं, गुरु इस कुंडली के लिए अच्छे भाव के अधिपति हैं, नवम भाव के, साथ ही साथ छठवें भाव के भी अधिपति हैं। इस वजह से कभी कभी जब उन पे शनि का प्रभाव पड़ेगा तो उनका प्रभाव कुंद और कमजोर होगा। मंगल इस कुंडली के लिए सबसे अच्छे हैं, जहां भी देखेंगे वहां ऊंचाई और अच्छी दृष्टि डालेंगे। तो मंगल की दृष्टि यहां पे बहुत अच्छा रहे, मंगल की दृष्टि यहां पे बहुत अच्छी रहे, मंगल की दृष्टि यहां पे है, इस वजह से कभी कभी लाभ जल जाता है, नुकसान होता है, काम हाथ में आया हुआ फिसल करके किसी दूसरे की मुट्ठी में चला जाता है। क्लियर है? दशम भाव ठीक, एकादशवां उतना संतुष्ट नहीं है। वो इस वजह से थोड़ा सा फायदा आपको दे रहा है क्योंकि एकादशवें के अधिपति का दशम में बैठना, शनि और मंगल जैसे 2 क्रूर और पापक ग्रहों की दृष्टि एकादशवें भाव के अधिपति पे पड़ेगी तो निसंदेह आपको लालची बना देती है और कई जगह से धन कमाने के लिए प्रेरित और परेशान करती रहती है। व्यक्ति को जब कभी भी धन की आवश्यकता महसूस होती है उसको लगता है कि कोई नया काम उठा लूं क्या, और यही चीज उसको हर बार कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने पे मजबूर करती रहती है। ये कुंडली ऐसी है। इसमें और भी चीज बता देता हूं। इस कुंडली के लिए 2 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए सोमवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए नक्षत्र बहुत अच्छा है, पुनर्वसु आपका नक्षत्र पुष्य है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, लग्न पुष्य नक्षत्र का बना है। मैं समझता हूं कि गंभीर हैं, मैं समझता हूं कि बुद्धिमान है, मैं समझता हूं कि व्यक्ति चपल चंचल चालाक है, व्यापारिक दृष्टिकोण रखने वाला है और प्रैक्टिकल मानसिकता के साथ भी बढ़ता है। वो न तो बहुत ज्यादा भावुक, न तो बहुत ज्यादा, हाँ लेकिन संवेदनशील है। वो दूसरों के दुखों को देख करके अपना गम तुरंत भूल जाता है, अपना सुख तुरंत भूल जाता है, अपना गम तुरंत भूल जाता है। कर्क लग्न के लोग बड़े ही इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते जितना उनको एक व्यक्ति के तौर पे और होना चाहिए। अगर हो सके तो अपने आप को और भी ज्यादा कस्टमाइज करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल हो चुके हैं, थोड़ा और भी मजबूत होइए। ये कहने का अर्थ है आपके बड़े भाई, छोटे भाई, ये लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। इन लोगों पे ध्यान बहुत ज्यादा दे करके आप अपना नुकसान भी कई बार कर सकते हैं। वैसे गुरु आपकी कुंडली में स्वग्रही हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में कई बार, हालांकि उनसे कोई विशेष तो नहीं, पर धन भाव पे गुरु की दृष्टि है। एकादशवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल की राशि में है, शनि मंगल का प्रभाव है, इस वजह से वो तिकड़मी ना हो, कई बार आपसे बहुत ज्यादा फायदा ना उठा लें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। संतति का सुख इस कुंडली में थोड़े दूरी से ही रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस कुंडली के आधार पे सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। उनको और फायदा मिलना चाहिए था उस ग्रह का, पर नहीं मिल रहा है। सूर्य को अर्घ मैंने जो बताया है, रक्त चंदन वगैरह वो करिए। चंद्रमा को और बल दीजिए, शिव जी के मंदिर को धोने का काम उठाइए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य पढ़िए। मिट्टी अगर हो सके तो तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है उसको माथे पे तिलक स्वरूप लगाइए। बुध आपकी कुंडली में ठीक है, गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, उनको बल देना है, मंदिर का दर्शन करना है। एकादशी आरंभ करिए। शुक्र आपकी कुंडली में मृतप्राय है, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, व्यय बहुत ज्यादा ना हो, आधारशिला कमजोर ना हो, इस वजह से बजट हमेशा बना करके रखिएगा। एक ही बार में किसी पे विश्वास मत करिएगा। लाभ बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में कई बार शेयर सट्टेबाजी से नुकसान भी होने का योग लगा हुआ है। वैसे राहु और केतु की दशा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी जाएगी। मैं समझता हूं कि राहु ने ही आपको बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आपको मैं शुरू से लेके आऊं तो इस कुंडली में आपको आरंभ से लेकर के देखता हूं तो आपका जन्म 1984 में हुआ है, तो उसके बाद तो आपकी कुंडली में 1995 तक बहुत अच्छी दशा रही थी। 95 के बाद 2002 तक आपकी कुंडली में जो दशा चली है उसमें भी आप उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। पिता का सहयोग व्यक्ति को 2002 तक मिलता रहा है। राहु 2002 के बाद 2020 तक रहे हैं, जिसने आपको मार्ग दिया है और वस्तुतः इसने आपको लाभ को पहचानने की शक्ति दी है। 2020 के बाद 2036 तक की जो दशा रहेगी इसमें आप अपने बल पे प्रतियोगिता करेंगे। इसमें आपको किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, सिर्फ वाणी का सहयोग मिलेगा, बाकी कुछ चीजें मिलने वाली नहीं है। शनि की दशा 2036 से लेकर के 55 तक रहेगी, जो आपकी कुंडली में सुख देगी, समृद्धि देगी, स्थायी संपत्ति देगी, घर परिवार में मांगलिक कृत्य करने का अवसर देगी, संतान का दायित्व व्यक्ति संपूर्ण तरीके से निभाएगा। और एक बात और बता दूं तो इसी दौरान वो समाज का एक उत्कृष्ट और मजबूत व्यक्ति बनकर के उभरेगा। इस दशा काल में कि शनि की स्थिति जो मैं देख रहा हूं, आप अगर चाहें तो राजनीति में भी हाथ आजमा सकते हैं। जमीन की खरीद बिक्री, फलों का काम, कीटनाशक का काम, मशीनरी और हैवी मोटर व्हीकल्स का काम
ट्रांसपोर्ट का काम भी इस कुंडली में बनता है, पर अभी के हिसाब से खाने पीने का काम सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर है? इस कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर बात करूं तो सारे ग्रहों की दशाएं आपकी कुंडली में शांति प्रदायक है, आप झगड़ालू नहीं है, यह आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, उच्च का शनि बैठा हुआ है, बुध और शुक्र कम से कम बैठे हैं, केंद्र में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के हाथ में अपनी बागडोर गजेंद्र की तरह दे दीजिए, वो स्वयं आकर के वाराह से आपकी सुरक्षा करवा देंगे, है ना? वो गज और गजेंद्र वाली बात, गजेंद्र वाली गजेंद्र मोक्ष में जिसकी बात आती है, वो आपके साथ हो जाएगा। मैं समझता हूं इस कुंडली के लिए एकादशी बहुत अच्छा रहेगा, मंदिर धोने का काम बहुत अच्छा रहेगा, और शिखर का दर्शन भी हो जाए तो बहुत उत्तम होता है। आप लोगों को कई बार बात बताऊं, हम लोग कई बार तीर्थ में जाते हैं, जैसे मेरे नाना जी, ये बात मैंने पहले भी बताई है। मेरे नाना जी जब उस समय बैद्यनाथ धाम जाते थे, जब कावड़ियों की भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, मतलब इक्का दुक्का लोग जस्सीडी में दिखते थे, मेरे नाना जी तब जाते थे, मतलब 40 साल पहले जाते थे। तो जरा सोच के देखिए कि 40 साल पहले जो बैद्यनाथ धाम में भीड़ आज होती है, वो 40 साल पहले कितनी कमजोर। मेरे नाना जी बताते थे कि मैं जब जाता था, रास्ते में बड़े कम लोग होते थे, और ऐसे हाथ से ऐसे झाड़ झुरमुट हटाते थे और जाते थे। उस समय सुइया पहाड़ बिल्कुल ही प्लेन। मैं जब गया था तो 2000 में बैद्यनाथ धाम गया था 2007 में। जब 2007 में गया था तो मैं जब सुइया पहाड़ पार कर रहा था, अब रखिया और सुइया पहाड़ पार कर रहा था, तो मैंने अपने नाना जी से पूछी बात की, नाना जी सुइया पहाड़ अभी तक ना आयल, तो बोले कि सुइया पहाड़ पर ही चला तड़ा तो पार कर गिला। तो मैंने कहा कि रुआ तो कहते हैं कि बहुत चुभत रहे, गड़त, मतलब पैर में उस चुभता था। तो बोले अरे वो पहले के बात रहे, अब वो खत्म हो गई, अब वो बात नहीं खे, अब तो सब रोड बन गई। तो ऐसे वो जब बात कहते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि इतने उन्होंने कष्ट से वो यात्रा पूरी की होगी, और बड़ा अद्भुत था। तो कहने का अर्थ है वो उस समय भी जाते थे तो कभी बाबा के गर्भगृह में नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे, बस प्रांगण में जाते थे, शिखर दर्शन करते थे, वहीं जल चढ़ा करके और सीधा वहीं लौट आते थे। हाँ, वो बैठ करके रात्रि अवश्य बिताते थे, स्वप्न जरूर देखते थे, बाबा के परम भक्त थे। आज तक वो परंपरा मेरे यहाँ मेरे मामा जी पूरा करते हैं और मेरी माता जी पूरा करती है। हम लोग हमेशा जाते हैं प्रत्येक वर्ष, और उनका ये स्वप्न था कि हमेशा ये होता रहे और चलता रहे। तो निसंदेह हम लोग कभी कभी शिखर दर्शन को महत्व नहीं देते। भगवान के गर्भगृह से ज्यादा भगवान के शिखर का दर्शन का फल होता है। आप लोग भी मंदिर में घुसने के लिए धक्का मुक्की ना किया करो, शिखर दर्शन के लिए मैं कभी क्या बात कहूं, अब बह गया हूं तो एक बात और बता देता हूं। किसी का मैं वीडियो देख रहा था, केदारनाथ या अमरनाथ वो व्यक्ति गया था और ऐसे गालियां दे रहा था कि यहाँ पे वीआईपी लोग जाकर के दर्शन कर लेते हैं और हम लोग इतने दूर से लाइन में लगे हैं, हम लोगों का दर्शन नहीं हो रहा है। उन मूर्खों को कौन समझाए? जिसकी वीडियो मैंने देखी थी उस बेवकूफ को पता नहीं है बात कि शिखर दर्शन का उतना ही फल होता है, नहीं उससे ज्यादा फल होता है जितना आप गर्भगृह में जाकर के उस विग्रह का दर्शन करते हैं। आप लोग भी ये बात याद रखिएगा, कभी भी ये ग्रंथ की बात है कि शिखर दर्शन का ही उतना ही फल मिलता है जितना गर्भगृह के विग्रह का दर्शन मिलता है। सब बस सामने से प्रणाम कर लीजिए, माथा पटक करके साष्टांग प्रणाम कर लेना सर्वोत्तम होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।